भाई V इक्वल टू आई रो लेंथ अपॉन एरिया और V इक्वल टू ई एल, जरा बराबर रखो। ई एल इक्वल टू आई रो लेंथ अपॉन एरिया, एल से एल कट गया, ई इक्वल टू कितना, आई रो अपॉन एरिया। क्या सिखाया था तुम लोगों को कि भैया करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। सिखाया कि नहीं सीखा? करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पे, जे, और रो तो पहले से था, तो फॉर्मूला क्या बना, E इक्वल टू रो जे, E इक्वल टू रो जे, E इक्वल टू रो जे। अब क्या करें, बिना दिमाग लगाए इसमें तुम वेक्टर लगा दो, E के ऊपर भी J के ऊपर भी, क्योंकि E और J दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या होता है, इसी में सिग्मा इक्वल टू होता है रो वन अपॉन रो, या रो इक्वल टू होता है वन अपॉन सिग्मा, लगा दो जरा। तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, जे वेक्टर अपॉन सिग्मा, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जे वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा ई। एक ओम्स लॉ तो ये होता है। थोड़ा सिखाऊं तुमको, V इक्वल टू कितना था, आई आर, थोड़ा ध्यान यहाँ देना। V इक्वल टू कितना था, आई आर, R इक्वल टू क्या होता है, रो लेंथ अपॉन एरिया, यहाँ लगा दो। तो V इक्वल टू आई रो लेंथ अपॉन एरिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी के साथ हम जानते हैं E इक्वल टू होता है V अपॉन एल। तो बेटा V इक्वल टू क्या हो गया, ई एल, चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला। दोनों वोल्टेज हैं, बराबर रख दो। तो ई एल इक्वल टू कितना हुआ, आई रो लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ से लेंथ गया, तो E इक्वल टू कितना, आई रो अपॉन एरिया। समझ गए तुम इतना? आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, आज ही सिखाया है। करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी, जे। देखो करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी, तो क्या बन गया यहाँ से, E इक्वल टू कितना, जे रो, जे भी वेक्टर क्वांटिटी, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया एक और बात जानते हैं, रो इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन सिग्मा, लगा दो। तो E इक्वल टू कितना बेटा, जे अपॉन सिग्मा। तो जे के ऊपर वेक्टर लगा दो, यहाँ लगा दो वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में दो होते हैं, एक ये वाला होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई, और दूसरा वाला होता है E इक्वल टू जे रो। ये दो फॉर्मूले हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के, E इक्वल टू जे रो और सिग्मा E इक्वल टू जे। सही है, ये होते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़े तो टॉपिक है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ को ध्यान देना जरा, समझो। इसमें हमको प्रूफ करना है R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, यही डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है। R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, यही डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है। यहां से हमें रो लाना है। रो किन बातों पर डिपेंड करेगा, मतलब रजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करेगी, वो लाना है। यही डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है। मन से पढ़ना जरा, ठीक है, मन से पढ़ना, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। ठीक है, खाना वाना खा के बैठो अपना आराम से, जिसने नहीं खाया वो साथ में लेके बैठो, कोई समस्या नहीं है जीवन में। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ शुरू करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि I इक्वल टू होता है नेवा, NEVDA, I इक्वल टू होता है नेवा, जानते हो।
फिर हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। तसल्ली से सीखना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। करो क्या, इस Vd की वैल्यू को यहां लगा दो, तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NE। Vd की वैल्यू बेटा E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ इंटू एरिया। तुम्हारे सामने सब कुछ है। Vd की वैल्यू लगा दी, I इक्वल टू NE E अपॉन m इंटू टाउ इंटू एरिया। दिमाग लगाना, क्योंकि इधर उधर देखते देखते नहीं सीखा जाता कुछ। फिर क्या किया, I इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो E इंटू ई स्क्वायर E टाउ अपॉन m इंटू एरिया। आसान है। फिर हम जानते हैं I इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन m। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकता हूं? बोलो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकता हूं, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है, लिख दिया, इनटू एरिया। बाकी सब वैसे ही रहा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख दिया, क्लियर है। अब क्या करें, वोल्टेज को इधर ले जाओ, वोल्टेज को इधर ले जाओ, तो करंट अपॉन वोल्टेज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम। कितना आ गया, m, और एक क्या हो गया, l। वोल्टेज को नीचे ले आया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, ये क्या है, I अपॉन V, मतलब ये उल्टा है। तो इसको लिख दिया मेरे बच्चों 1 अपॉन R इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ A अपॉन ML। हमें 1 अपॉन R नहीं, R चाहिए, पलट दो। जैसे ही इसको पलटा तो क्या मिला, उल्टा हो गया सब। ML अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, सब पलट दिया। अब एक बात बताओ, जैसे ही पलटा, m क्या है, मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का, कांस्टेंट। नंबर 4 डेंसिटी किसी कंडक्टर की, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कांस्टेंट। रिलैक्सेशन टाइम सेम टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टाउ कांस्टेंट। सुनना यार, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, टाउ। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। अबे यार, जब ये ससुरा सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट मिलकर क्या रजिस्टिविटी नहीं हो गए? बोलो, ये सारे कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट बन गया सिंगल, उसी सिंगल कांस्टेंट को कहते हैं रजिस्टिविटी। तो ये क्या हुआ, R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। यहां से फॉर्मूला तैयार हो गया, इसी को कहते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। यहां से फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया, R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। तो देखो, तो कोई तुमसे पूछे रजिस्टिविटी कितनी बातों पर डिपेंड करती है, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो बेटा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका मतलब रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। n का मतलब होता है मेरे लाल चार्ज डेंसिटी, टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, n का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी।
एन का क्या मतलब होता है? चार्ज डेंसिटी। सर मैं खाना खा लूं? खा लो ना यार, मैंने तुमको पकड़ा रखा है। खा लो बेटा, खाना खा लो, तुम खाना खा लो पहले, आज कहीं दोबारा मिले ना मिले, खाओ। तो ये होता है डिडक्शन, मुझसे पूछ के खाना खाएगा। वी नो दैट ओम्स लॉ को डिडक्शन करना है तो आई इक्वल टू क्या होता है? नेवा एन ई वी डी ए। वीडी का फॉर्मूला क्या होता है? ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, रख दिया। आई इक्वल टू क्या बना? एन ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ इंटू ए, छोड़ो। ई की वैल्यू होती है वी अपॉन एल, लगा दो। वी को नीचे भेज दो, वी को नीचे भेजा तो आई अपॉन वी इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल हो गया। आई अपॉन वी 1 अपॉन आर होता है, बाकी सब ऐसे ही पलट दो तो आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए हो गया। ये सारे कांस्टेंट अकेला रो बन गया, तो फॉर्मूला आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया आ गया। जब ये आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया आ गया तो कोई उनसे पूछे कि रेजिस्टिविटी कितनी बातों पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी कुल मिलाकर कुछ बातों पे डिपेंड करती है। फॉर्मूले से पता चल रहा है रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली और रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली होता है रो की वैल्यू। सही है, चलो इतना सबको समझ में आया? पढ़ चुके हैं हम लोग? एक बार हैंड रेस करो फटाफट, ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ जाऊं मैं, एक ही चीज पे लकीर नहीं पीटनी है अपने लोगों को। बढ़िया, सारे बच्चों को हाथ उठाना है, ये नहीं कि दो चार बता दें उसके बाद सब बाकी शांति से बैठ रहे हैं। चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं? अब कुछ बातें समझो। यही रेजिस्टिविटी हम बात करेंगे मेटल के लिए, और इसी रेजिस्टिविटी की बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट मामला है। सुनना जरा ध्यान से। जब रेजिस्टिविटी की बात करेंगे मेटल के लिए और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। सुनो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल में, सुन रहे हो? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल की बात हो रही है मेरे लाल, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। और अभी सिखाया रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन उल्टा होता है, इनवर्सली। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है मेटल में। किसमें? मेटल में मेरे बच्चों। टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है मेटल में। भैया ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो आयंस के बीच में टकराने में लगा समय, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराया, फिर यहां कहीं टकराया, यहां और यहां के बीच में जो नहीं टकराया उतने बीच का टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आराम करने का समय। अरे इलेक्ट्रॉन भी तो आराम करेगा प्रभु, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आराम कर सकता है? यहां टकराया, अब नहीं टकराया, अब यहां जाके टकराया। दो टक्करों के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दिमाग में घुसा लो, दो टक्करों के सक्सेसिव होने चाहिए, दो सक्सेसिव टक्करों के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, दिमाग खर्च करो, सोचो 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 सोचो। ये कंडक्टर है, पहले इलेक्ट्रॉन चल रहे थे बेचारे, पहले इलेक्ट्रॉन आराम से ज़ॉम्बी जैसे धीरे धीरे चल रहे थे ऐसे करके।
टेम्परेचर डाउन था, ऐसे चल रहे थे, ऐसे आराम से अपना, ऐसे बिल्कुल उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जॉम्बी ऐसे। जैसे ही उनको कहीं से आवाज आई, मतलब इस कंडक्टर को हीट किया गया, इस कंडक्टर को क्या किया गया, हीट किया गया। जैसे ही कंडक्टर को हीट किया, सब इलेक्ट्रॉन बौखला गए, सब इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन बढ़ गया। ये जिग जैक मोशन, ये धीरे धीरे चल रहा था बेचारा, एकदम 1970 की पिक्चर जैसे, ये अचानक से बड़ी तेजी से चलने लगे, इधर उधर सब मूवमेंट हो गया। उससे क्या हुआ, ये जितनी जल्दी मूव करेंगे ना, जितनी जल्दी मूव करेंगे टक्कर उतनी जल्दी होगी, टक्कर जल्दी जल्दी होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, आराम कम किया उन्होंने। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया भैया, टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ने पर मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा, रिलैक्सेशन टाइम घटा, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। नहीं आई तुमको समझ वमझ में कुछ भी? इसी के साथ आगे सुनो, टेम्परेचर बढ़ने पर जो N होता है, चार्ज डेंसिटी मेटल में, टेम्परेचर बढ़ने पर जो N होता है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, N पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टाउ पे फर्क पड़ता है। बेटा ये बातें ना याद रखना, छोटी मोटी चीजें नहीं है, बहुत टफ चीजें हैं। टफ का मतलब ट्रिकी है, याद ही नहीं रहती। तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। हटाओ इसको। अब सेमीकंडक्टर में आओ जरा। टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम, कौन बताएगा मुझको, कौन बताएगा? आवाज तो तुम्हारी आएगी नहीं, आवाज तो आएगी नहीं, लेकिन मन में बता लो अपने आप को, बगल में कोई बैठा उसको बता दो। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम सेमीकंडक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता रिलैक्सेशन टाइम का सेमीकंडक्टर में, लेकिन फर्क पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर N चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकलता है, वो उनके माइग्रेशन अमाउंट बढ़ जाता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, N बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर में N बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और N आपस में इनवर्सली हैं। N बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, N बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, N बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। समझे? तो कुल मिला के तुम निष्कर्ष निकालो, हम मिक्स कर दें सारी बातों को, क्या कर दें? मेटल, सारी बात लिख दे रहा हूं, सारे कंसेप्ट यहां से बनेंगे, सुनना। टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू कम हुई, करंट की वैल्यू कम हुई तो कोलिजन, कोलिजन बढ़ा, कोलिजन बढ़ा तो कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। लो, सारी बातें यहां से सीख लो। टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, करंट कम, कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा, इंटरनल एनर्जी ज्यादा। सेमीकंडक्टर में याद रखना, ये लिख के चिपकाओ, लिख के इस बात को चिपकाओ फ्रिज पे तुरंत ही, इसको चिपकाओ फ्रिज पे बढ़िया जगह। और सेमीकंडक्टर में सुनो,
टेम्परेचर बढ़ा तो n बढ़ा, नंबर चार्ज बढ़े तो रेजिस्टिविटी घटी तो रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ी, उल्टा हो रहा है सब। करंट बढ़ी तो कोलिजन घटा तो इंटरनल एनर्जी घटी, कोलिजन घटा तो इंटरनल एनर्जी घटी। याद रख लो बेटा, ये इस पर लिख के चिपकाना अपने दीवार पे, दरवाजों पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का ये याद रखना, इन सब बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मेटल में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के ग्राफ है। ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी, और ग्राफ ऐसा है। ये देखो ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है कॉपर का, ये ग्राफ है कॉपर के लिए। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी सख्त से बढ़ रही है, इतना ज्यादा। दूसरा ग्राफ देखो, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच का ग्राफ, ये ग्राफ है। टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच का ग्राफ है, ये नाइक्रोम का ग्राफ है। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम मटेरियल का। अब बात ये आती है कि जब यहाँ टेम्परेचर 0 था तो भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं थी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर 0 है तो भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं है। जब टेम्परेचर 0 है तो भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं है। कितनी बार बताऊं, टेम्परेचर 0 है तो रेजिस्टिविटी 0 नहीं है। इस फिनोमिना का भी नाम होता है, इसका नाम होता है बेटा रेसिडुअल रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है? रेसिडुअल, बचा खुची, रेसिडुअल रेजिस्टिविटी, बची खुची रेजिस्टिविटी। पढ़ लो मेहनत से बेटा, पढ़ लो मेहनत से मेरे लाल, पढ़ लो। रेसिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, कि टेम्परेचर 0 है लेकिन रेजिस्टिविटी 0 नहीं है। देखो, ये देखो, टेम्परेचर 0 है लेकिन रेजिस्टिविटी 0 नहीं है। इसी पार्ट को कहते हैं रेसिडुअल रेजिस्टिविटी। ये है फालतू। तो दो ग्राफ। तीसरा ग्राफ देखो, ये क्या है? तीसरा ग्राफ देखो, टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का ग्राफ। ये सेमीकंडक्टर के लिए है, वो दोनों कंडक्टर के लिए था। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। अभी सिखाया यार, भूलना मत। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। क्यों? क्योंकि n बढ़ेगा। बात खत्म। बच्चों, पिछले 2 स्लाइड तुमको समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना? आगे बढ़ूंगा फिर मैं। क्या ये वाली कहानी समझ में आई? ये वाली मेटल और सेमीकंडक्टर के लिए कहानी समझ में आई? हैंड रेस प्लीज। सो गए क्या? हम जग सकते हैं, तुम भी जगो, बोलो मेहनत से। बढ़िया, मेहनत से पढ़ो, ये नहीं कि इधर उधर निकल लिए कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रात में क्लासेस लेने का फायदा तब है जब तुम सीरियस हो। मेरे सीरियस रहने से क्या ही हो रहा है। ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखो, शुरू करते हैं यहां से। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन, क्या कमियां हैं ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखो ध्यान से। ओम्स लॉ की लिमिटेशन प्योर मेटल के लिए, प्योर मेटल के लिए, कॉपर सल्फेट के लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसके लिए दो ग्राफ देखना पहले। जब प्योर मेटल की बात होती है तो ओम्स लॉ फॉलो होता है, ओम्स लॉ फॉलो होता है। आईवी ग्राफ, ओम्स लॉ फॉलो होता है
कॉपर सल्फेट में ये ग्राफ देखो कैसा, आईवी ग्राफ, हल्का सा इसका स्लोप इधर की तरफ ज्यादा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्लोप ज्यादा है। पढ़ लो यार बच्चों, यहाँ पढ़ लो, ऐसे ऐसे मैसेज ना करो, मुझे दुख होता है बेटा, दिल में दर्द होता है। मैसेज देखो कैसे इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं, सर छोड़ दो। अरे हमने कहाँ पकड़ा किसी को, छोड़ दो क्या मतलब है? ये पुरानी 90s की पिक्चर जैसे ना करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, पकड़ा ही किसने है? स्लोप देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्लोप बढ़ा। स्लोप बढ़ने का सिर्फ एक मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ा। रेजिस्टेंस बढ़ने का सिर्फ एक मतलब है कि करंट घटी। करंट घटने का सिर्फ एक मतलब है कि कोलिजन बढ़ा। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट है तो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ फॉलो तो हो रहा है। ओम्स लॉ फॉलो तो हो रहा है, भले रेजिस्टेंस ज्यादा है। मेटल में तो फॉलो होगा ही यार, ये बेटा मेटल में तो फॉलो होगा ही, हो रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी हो रहा है, लेकिन बस रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। लेकिन थोड़ी समस्या तब हो जाएगी वीआई ग्राफ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगूं, टेम्परेचर को चेंज करूं और इंक्रीज करने लगूं। थकना मत, आराम से बैठ के सोफे पे मस्त रजाई में बैठ के पढ़ो चुपचाप। एक आध तो बिल्कुल ऐसे सोया होगा, खाली वीडियो ऑन हो गई और मकड़ा जैसे सो रहा होगा, मकड़ा जैसे ऐसे करके, ऐसे एक्स शेप में, ये चारों हाथ पैर इधर उधर फैले हुए, जैसे कितना मेहनत करके आए हैं दिन भर, खेत खोदा हो एक आध बीघा। टेम्परेचर अगर मैं चेंज कर दूं तो यहां पे जाके देखो, कुछ दूर तक ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, फिर ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। ये ग्राफ का फालतू में यहाँ पे मुड़ना ही, ये हिस्सा ओम्स लॉ के फेलियर को बताता है। ओम्स लॉ के फेलियर को बताता है कि टेम्परेचर चेंज होने पर, टेम्परेचर चेंज होने पर करंट बर्बाद हो जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा, कोलिजन बढ़ जाएंगे, जाने त्रासदी आ जाएगी, सब टेम्परेचर चेंज होने पर। तो ओम्स लॉ अगर पास होना है तो टेम्परेचर फिक्स रखो, ओम्स लॉ को फेल करना है, बर्बाद करना है, उसकी कंपार्टमेंट लानी है ओम्स लॉ की, टेम्परेचर बढ़ा दो, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उस ओम्स लॉ को। टेम्परेचर अगर तुमने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, ओम्स लॉ फेल होना ही होना है। ग्राफ का भी स्टेट आ ही नहीं सकता, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए देखो, सबसे प्यारा ग्राफ, इसका तो पूरा चैप्टर तुमको पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर आखिरी, सेमीकंडक्टर के लिए देखो। इसका ग्राफ तो इतना आसान है, कसम से कुछ करना ही नहीं है। लो, ओम्स लॉ दूर दूर तक अप्लाई नहीं हो रहा है। सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ फेल होता है, सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ फेल होता है। देख रहे हो, कोई ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, सब उल्टा सीधा ग्राफ बन रहा है। ये पूरी बातें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 14 में, अभी खाली ग्राफ देख लो। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सब कुछ उसी में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ ये होता है, थायरिस्टर का ग्राफ है ये, थायरिस्टर का ग्राफ है, थायरिस्टर। वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट। कैसा बनाए? चुपचाप यहां पे पेन को रखो और जैसे मन करे ऐसे कर दो, पता ही नहीं कौन सा ग्राफ बनेगा, पता ही नहीं कौन सा ग्राफ बनेगा, सब उल्टा सीधा ग्राफ बनता है इसका। थायरिस्टर में भी ओम्स लॉ फेल होता है, इधर भी ग्राफ जाके ऐसे हो जाएगा, तो थायरिस्टर में भी ओम्स लॉ फेल होता है। थायरिस्टर भी एक ऐसी चीज है जिसमें ओम्स लॉ फेल होता है। हटाओ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ,
आज का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ अब आने वाला है तुम्हारे सामने। क्या है ग्राफ, किस चीज के लिए है पहले देखो। गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ, ओम्स लॉ में गैलियम आर्सेनाइड, कौन सा, गैलियम आर्सेनाइड, ये ग्राफ होता है। सबको नींद लगने लगी, बताओ, ये तो बच्चे हो, क्लास 12th में हो, आ गए तुम, घोड़ा हुए जा रहे हो, इतने बड़े बड़े बच्चे, सोने की चिंता है। 20 मैसेज आ चुके मुझे, सर हमें सो जाएं, हम सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं। ए बेटा, तो ऐसे तो नींद हमें भी आ सकती है। तब क्या करोगे जब मैं रात रात भर पढ़ाऊंगा, तब क्या करोगे बताना। 10 बजे शुरू करूंगा क्लास, सुबह 4 बजे तक, फिर क्या करोगे तब। ये मुझे थोड़ी पढ़ना है कि गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, कि मुझे जरूरत है, मेरा पेपर है उधर फरवरी में। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। कोई मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, कर लो तुम भी थोड़ी बहुत। सोना तो है ही जिंदगी भर, अपनी जिंदगी का आदमी 30-40% तो सो के ही गुजारता है, करता क्या है। और नींद बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, किस किस को याद करें और किस किस को रोइए। ये ग्राफ है गैलियम आर्सेनाइड का, ध्यान देना। ग्राफ के मेन बातें यहां से देखो, यहां से ओ ए बी सी डी, जो ए से बी है ये वाला हिस्सा क्या है, ए से बी वाले हिस्से को कहते हैं नॉन लीनियर रीजन। ए से बी वाले हिस्से को कहते हैं ए से बी वाले हिस्से को कहते हैं नॉन लीनियर रीजन। कहां लीनियर है ये। दूसरा, बी से सी वाला हिस्सा जो होता है रिप्रेजेंट, सुन लो यार, रिप्रेजेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो रिप्रेजेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। बी से सी वाले हिस्से को देखो ना, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये हिस्सा नॉन लीनियर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तुरंत एक नेक्स्ट हेडिंग आएगी, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। सुपर कंडक्टर, चाइना वालों का एक कंप्यूटर था मायोन M1। मायोन M1 एक सेकेंड में 10 की पावर 42 कैलकुलेशंस करता था। चाइना वाले एक सेकेंड में 10 की पावर 42 कैलकुलेशंस। अमेरिका वाले आए, उन्होंने पता नहीं एक नया बना दिया, एक सेकेंड में 10 की पावर 49 कैलकुलेशन, 10 की पावर 49 कैलकुलेशन। तुम खुद सोचो, एक चार्जिंग केबल ये वाली 200 की भी आती है, डाटा ट्रांसफर केबल 100 रुपए की भी आती है, 5000 की भी आती है, 22,000 की भी आती है, 80,000 की भी आती है। इतना बड़ा तार, ये बस इतना सा। ऐसा क्या है
कि कोई 5,000 का है, कोई 100 रुपए का है, वही चीज 80,000 का है, वही 50,000 का है, काम सबका वही है। ऐसा क्या हो रहा है इस तार में? ऐसा क्या ड्रामा है कि सस्ते भी हो तुम, महंगा भी हो तुम? ऐसा क्यों है? सोचो। सब कुछ है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर। इधर किसी डिब्बे से इधर किसी डिब्बे में डाटा ट्रांसफर करना है, यहां पे 100 चीजें हैं, सबको ट्रांसफर करना है उसमें। इस वाले हिस्से से जब गुजारा इस किसी क्वालिटी की चीज से, तो मान लो लगे 5 घंटे, क्योंकि इसके अंदर रुकावट बहुत है, बहुत रुकावट बहुत है, इसलिए लगे 5 घंटे। दूसरे टाइप का मटेरियल लिया, उसमें लगे 2 घंटे, किसी में 1 घंटा, किसी में 1 सेकेंड, किसी में 1 माइक्रो सेकेंड, किसी में 1 नैनो सेकेंड। लो, तो जिसमें 1 नैनो सेकेंड लगेगा फटाक से ट्रांसफर होने में, और एक में लग रहा था 5 घंटा। 2 GB की कोई पिक्चर है, सैयारा, देखा ना तुम लोग भी, उस मूवी को अगर ट्रांसफर करना है, एक डाटा केबल से लग रहा है 6 घंटा, एक डाटा केबल से लग रहा है 2 घंटा, एक से लग रहा है कि इधर क्लिक किया उधर ट्रांसफर। सुन ही नहीं रहे तुम, इधर क्लिक किया उधर ट्रांसफर, तो महंगा नहीं होगा वो? क्यों, क्या ऐसे महंगा हो गया भैया? सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर हो, मेरे लाल, रेजिस्टेंस ना के बराबर हो, 0 हो। कैसे सिखाऊं तुमको? ऐसे सीखो, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R 0 हो जाए, किसी चीज का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, किसी चीज का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो करंट कितनी हो गई? इन्फिनिटी, कोई रुकावट नहीं। देख रहे हो, करंट कितनी हो गई? इन्फिनिटी। इसी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। किस चीज को कहते हैं? जब किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। उस मटेरियल को क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाए, उस चीज को सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी करंट कितनी हो गई? मैक्सिमम, इन्फिनिटी। सुपर कंडक्टर कहते हैं, सुपर कंडक्टर। इधर क्लिक करो उधर ट्रांसफर। इसी वजह से एप्पल के मोबाइल महंगे होते हैं, इसी वजह से मैकबुक महंगा होता है, इसी वजह से इन लोगों के डिवाइसेस बहुत महंगे हैं। यही कारण है कि जो सैमसंग अल्ट्रा फल्ट्रा जो मोबाइल आया है वो महंगा है। क्यों महंगे हैं ये? क्योंकि इनके अंदर ज्यादातर हिस्सा सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। सोच के देखो, सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं, हैंग नहीं होते जल्दी, ये बहुत दिनों बाद कभी होना हुआ तो हैंग होंगे, जल्दी हीट नहीं होते। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई किसी में तो हो गए, मैक्सिमम ये हीट नहीं होते। क्यों? इसलिए महंगे हैं। क्वालिटी इसीलिए तो दे रही कंपनी, क्योंकि वो लगा क्या रहे हैं? सुपर कंडक्टर। मिनिमम टेम्परेचर पर क्या कर दे रहे हैं? रेजिस्टेंस को ना के बराबर कर दे रहे हैं, स्मूथली करंट फ्लो हो रही है। अरे जब ससुरा रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट क्यों होगा? हीट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आर कम कर दिया उन्होंने, हीट तो अपने आप कम हो जाएगी यार। पैसा बढ़ा दिया उन्होंने, एक तरफ हीट ले रहे हैं तुमसे। जब 1-1.5 लाख तुम खर्च करके आओगे तो गरमाए रहोगे, तो हीट तो वहां तुम छोड़ रहे हो ना, मोबाइल थोड़ी छोड़ रहा है हीट। तुम पैसा खर्च करके आए हो तो हीट तो तुम छोड़ोगे, मोबाइल थोड़ी छोड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0, करंट मैक्सिमम, इसी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, और वो चीज सुपर कंडक्टर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, ये है ग्राफ। ये 4.2 केल्विन पर
किस पर? 4.2 केल्विन पर। 4.2 केल्विन पर मरकरी जो होती है, मरकरी Hg, मरकरी, इसका रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, तो रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, करंट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। बोलेंगे ही नहीं कोई, चुप रहते हैं खाली। बचपना छीन लिया बच्चों का मोबाइल ने ससुरा, बोलना भूल गए हैं बच्चे आजकल, पता नहीं क्यों। 4.2 केल्विन पर बोल लो यार, मम्मी बैठे होंगे उन्हीं से बोलो। 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन पर मरकरी ऐसी चीज है, ऐसा मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी 0 हो रही है। देख रहे हो ग्राफ अचानक से आके सडनली डाउन हो जा रहा है और 0 हो जा रहा है, ये रेजिस्टिविटी है, 0 हो गया। कौन 0? रेजिस्टिविटी। कितने टेम्परेचर पर? 4.2 केल्विन पर। नहीं रखोगे याद तुम, नहीं रखोगे याद तुम, रखो। 4.2 केल्विन पर रेजिस्टिविटी सडनली 0, रेजिस्टिविटी 0, रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस 0, करंट इन्फिनिटी, करंट इन्फिनिटी तो सुपर कंडक्टर बन गया, मामला क्लियर। करंट इन्फिनिटी तो सुपर कंडक्टर बन गया, मरकरी बन जाती है सुपर कंडक्टर। आई बात समझ में? ये छोटी सी बात तुमको याद रखनी है, सही है। चलो इसके बाद हम तुरंत देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये तो बच्चों का खेल है यार, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट किया तो फिर भगवान भी माफ नहीं करेगा मुझे। रेजिस्टेंस इन सीरीज, मान लो 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, एक वोल्टेज लिया मैंने V। सीरीज में क्या होता है बोलो? करंट सेम रहती है, वोल्टेज ब्रेक होता है। सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज ब्रेक होता है। सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज ब्रेक होता है। मेहनत करो बेटा, मेहनत। कई बार तुम लोगों से कहा है मेहनत करने को मैंने, मेहनत करो। जो नंबर लाएगा 100 में से 100 फिजिक्स में, उसको भी सुपर कंडक्टर वाला मोबाइल दिलवाएंगे। अब खुद जानो कौन सा। तो करंट कांस्टेंट रहता है, सेम रहती है, वोल्टेज टूटता है। और बच्चों इक्वेशन उसी की बनती है जो टूटता है। सुना ही नहीं? इक्वेशन उसी की बनती है जो टूटता है। दुख, दुख बातें उसी की होती हैं जो बिखर गया टूटकर। कौन टूटा मेरे बेटा? वोल्टेज टूटा, V वोल्टेज टूटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 में। ओम्स लॉ लगा दो, IR यहां लगाओ, IR1, IR2, IR3, I कॉमन कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये R1, ये R2, ये R3, ये वोल्टेज V है। यहां पे हमने भेजी करंट I, वोल्टेज V है। पैरेलल में मन में ही सोच लो, हमसे तो बोलोगे नहीं तुम। वोल्टेज सेम रहता है, बेचारी करंट टूट जाती है। I1, I2, I3। मैं इसको 0.5 की स्पीड में भी लिखूंगा तब भी तुम उतना ही समझोगे, कुछ क्लास 10th की बातें। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट ब्रेक। सीरीज में वोल्टेज से करंट सेम, वोल्टेज ब्रेक। इक्वेशन किसकी बनती है? इक्वेशन किसकी बनती है? जो टूटता है। करंट टूटी तो करंट की इक्वेशन बन गई। लगाओ ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गए तुम्हारी रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सही है? समझ रहे हो कुछ? तो आज हम लोग इन सारी चीजों को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट जब मैं परसों रात में क्लास लूंगा ऑनलाइन, तो हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, टफ न्यूमेरिकल भी करेंगे, इजी नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय। आराम से सो जाओ, जो करना है करो।